तो ये है कि जैसे अपने पास अभी तक जो कंप्लीट हो चुका है पार्ट वन इंडियन फेडरलिज्म के रिगार्डिंग है ना। पार्ट वन में आपने देखा होगा इट इंक्लूड्स आर्टिकल 1 to 4। थोड़ा सा फास्ट रिकैप कर लेते हैं। आर्टिकल 1 दैट सिग्निफाइज कि हाँ इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है ना दैट हैज बीन प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड अंडर आर्टिकल 1। समझ गया ना। जैसे कि मान लीजिए आर्टिकल 1 का अगर हम वर्डिंग को देखें तो इट सेज इंडिया दैट इज भारत, यानी कि उसके हिंदी नेम को ही बतलाता है एज वेल एज उसके नोमेनक्लेचर को बतलाता है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। समझ गया ना। तो दोनों ही चीजों को ध्यान रखिएगा। मतलब फर्स्ट पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में क्या है, उसका हिंदी नेम है इंडिया का और उसके बाद है यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ध्यान रखेंगे हम लोग बाद में, जैसे कि आपको वाइल डिस्कसिंग द टर्म्स हम लोग बोले थे क्या कि यूनियन ऑफ स्टेट्स वगैरह के भी बारे में कुछ डिस्कशन हुआ था, शायद दूसरा क्लास जो था अपना दूसरी क्लास उसमें। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज बीन प्रीफर्ड बाय द B.R. अम्बेडकर साहब, है ना, इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो उन्होंने इसको क्यों किया था प्रीफर यूनियन ऑफ स्टेट्स को? तो दो रीजन से कि इंडियन फेडरेशन वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट। दूसरी बात ये थी कि नो एनी स्टेट हैज राइट टू सेसेड इंडियन फेडरेशन, यानी कि कोई भी स्टेट जो है इंडियन फेडरेशन को छोड़ के नहीं जा सकता है। समझ गया ना बात को। तो इन्हीं दोनों वजहों से यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया। फर्दर इसका आप क्लाउज वगैरह को देखेंगे, प्रोविजंस वगैरह को देखेंगे तो इस यहाँ पे मेंशन होगा आपको इंडिया के बारे में मेंशन है, स्टेट्स के बारे में मेंशन है एंड यूटीज के बारे में मेंशन है। यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया गया है, ये मेंशन है। समझ गया ना बात। अगला है कि मान लीजिए आपको ये भी स्टोरी पता होगी कि बेरोबरी यूनियन की बात, बेरोबरी यूनियन के बारे में बताया था कभी कि कैसे बेरोबरी यूनियन केस जो है बेरोबरी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1960, जिसमें कि क्या देखेंगे ऑन द मैटर ऑफ resolution of Beriberi Union when Nehru Noon Agreement was made accordingly to resolve this territory, है ना, that was to be divided between India and Pakistan half है ना, into two equal halves। यही चीज होने जा रही थी ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये आर्गुमेंट था कि नो दिस मैटर involves only exchange of territory, we are not going to make cession of our territory to Pakistan, then Pakistan। समझ गया ना बात को। यानी क्या कि तभी का जो पाकिस्तान था, इंडिया बेरोबरी यूनियन वाला टेरिटरी इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से ये होने जा रहे थे क्या कि हम इसको एक्सचेंज कर रहे हैं। बट एक्चुअली क्या सिनेरियो था वहां पे, बेरोबरी यूनियन विच वाज लेफ्ट बाय द विच वाज मिस्टेक ऑफ रेड क्लिफ, है ना, जिसने कि क्या बोला ऑर्ली ही सेड कि बेरोबरी यूनियन बिलोंग टू इंडिया एंड ये भी चीजें किस बेसिस पे बतलाई, वही जो प्लूरलिस्टिक एस्पेक्ट मेडिटेरेनियन के बेसिस पे कि हाँ सिंस it belong to Hindu dominated population, that's why it should be मतलब it should be part of India, है ना। पाकिस्तान took advantage of this situation and claimed over बेरोबरी यूनियन की वो हमारा पार्ट है, वो हमारी टेरिटरी है। समझ गए ना बात। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जब पाकिस्तान का ये क्लेम होना शुरू हो गया तो अकॉर्डिंगली नेहरू नून एग्रीमेंट वाज में, नेहरू नून एग्रीमेंट के हिसाब से क्या होना था क्या कि अब ये देखिए नेहरू नून एग्रीमेंट यानी कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे करने जा रही थी इसको। तो क्या गवर्नमेंट कैपेबल थी करने को, यानी कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट इसको डिसाइड कर सकता था, ये चीजें देखने वाली थी। तो इसीलिए आपने देखा होगा क्या कि जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस मैटर को ड्रैग्ड इनटू सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछती है क्या कि ठीक है भाई आप किस अथॉरिटी से इसको कर रहे हैं, तो और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रेफरेंस दिया कि वी हैव मतलब अंडर पार्ट 1 प्रोविजंस अंडर पार्ट 1, तो उसको हम लोग फिर से देखेंगे क्या कि कैसे उसको रिलेट कर पा रहा है। इसलिए यहाँ पे हमारा बेरोबरी यूनियन का भी केस इंपोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्गुमेंट था इस नेहरू नून एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करवाने में क्या कि हम जो है एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब सेंट्रल तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ठीक है आप ये कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी कैसे है ये, तो ये बतलाइए। दूसरी बात जो आपके पास पावर है अंडर आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4, है ना, जो कि रिलेट करता है इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज, है ना, यही चीज को बतलाता है। यहाँ पे क्लियरली देखिएगा हम आर्टिकल 1 का रेफरेंस अलग लेके चल रहे हैं और फिर हमारे पास आर्टिकल 2, 3 एंड 4 का रेफरेंस है। तो आर्टिकल 1 में अभी तक हम लोग जान पाए क्या कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना, इंडिया के बारे में बतलाया, स्टेट्स के बारे में बतलाया, यूटीज के बारे में बतलाया। लाइकवाइज आगे ये बतला रहा है कि
although India can acquire territory from other nation but cannot cede its territory to other nation. और बेरूबरी यूनियन के साथ होने क्या जा रहा था कि बेरूबरी यूनियन वाज टू बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये चीज होने जा रहा था, यानी हम अपनी टेरिटरी दूसरे देश को देने जा रहे थे। तो क्या आर्टिकल 1 का वायलेशन नहीं था ये? समझ गए ना बात को, यानी कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू तो नहीं कर सकती थी गवर्नमेंट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा क्या कि भाई आपको ये पावर कहां से मिला, तो उन्होंने बोला क्या कि पीपल के बिहाफ पे हमें वो पावर मिलता है, सिंस वी आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड वी हैव पावर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल टू डू दिस। समझ गए ना बात को? तो बोला कि कहां से मिल रहा है ये चीजें बताइए। तो ये होता है प्रीएम्बल का रेफरेंस आता है कि यस प्रीएम्बल से, जब while we quote our preamble, जो फर्स्ट ही लाइन है अपना, we the people of India having solemnly resolved India to a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, यही है ना? तो we the people of India, that signifies कि constitution का source of authority क्या है? people, है ना? तो इस वजह से क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट, क्या बोलता है क्या कि चलिए जब आप इतना आर्गुमेंट कर रहे हैं तो हम प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानते ही नहीं। समझ गए ना? तो ये भी चीजें क्लियर हो जाती है यहाँ पे। तो आउटकम पे भी हम लोग देखेंगे, नजर होगी हमारी। इन बेरूबरी यूनियन केस 1960 इट वाज हेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाइल दिस डिसीजन वाज रिवर्स्ड बैक इन लेटर ऑन केसेस लाइक दैट ऑफ केशवानंद भारती, LIC इंडिया केस, ये सब में रिवर्स हो जाता है, जिसमें कि केशवानंद भारती केस में ही बतला दिया जाता है क्या कि हाँ ये प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। समझ गए ना? LIC में भी सेम चीज इवन बोल दिया जाता है कि इंटीग्रल पार्ट है। क्लियर? तो कोर्ट फर्दर सुप्रीम को सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन देती है कि इफ दिस एक्टिविटी, दिस इंसिडेंट इज टू बी इम्प्लीमेंट, इफ दिस एग्रीमेंट इज टू बी मेड, तो आपको आर्टिकल 1 को ही अमेंड करके करना पड़ेगा। समझ गए ना बात? बाय द स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि नेहरू नून एग्रीमेंट को इफेक्ट में लाने के लिए आपको आर्टिकल 1 को ही अमेंड करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली 9th Constitution Amendment Act 1960 was implemented to give effect the provision of Nehru Noon Agreement। हालांकि बाद में देखेंगे 1974 में जाके ये चीजें होती है। समझ गए? तो ये चीज है। तो एस्पेक्ट यहाँ पे देखिएगा आर्टिकल 1 में, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये चीजें हाईलाइट कर रही थी कि नहीं हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये पावर मिला है, प्रीएम्बल देने वाला है ये सारी चीजें। अब हम लोग थोड़ा आर्टिकल 2, 3 एंड 4 को भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 1 का क्लियर है ना पर्सपेक्टिव? तो 1 जो है वो दैट गारंटीज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री, है ना, कि हम अपनी टेरिटरी दूसरे देश को नहीं दे सकते, रदर हम ले सकते हैं। तो ये क्या हो गई कि हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की गारंटी टाइप हो गई। समझ गए ना? तो आर्टिकल 2 में हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 2 इंपावर्स पार्लियामेंट टू एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। तो यहाँ पे 2 टर्म यूज किया है, टू एडमिट एंड टू एस्टेब्लिश। तो सिंपली एडमिट का क्या मतलब हो जाएगा? दो स्टेट्स which are already in existence। समझ गए? जैसे कि बिहार का बाइफर्केशन करके बिहार एंड झारखंड, MP, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में हो गया। समझ गए ना बात को? जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, उसका आप चेंजेस करने वाले हैं, उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री को अल्टर करेंगे, कुछ भी नाम को चेंज कर सकते हैं। तो आर्टिकल 2 के अंदर में पार्लियामेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन अपना पार्लियामेंट को एम्पावर कर देता है आइदर टू एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। तो ये सिंपल सा, और एस्टेब्लिश का मतलब है कि ऐसे स्टेट्स जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में नहीं थे, जैसे कि सिक्किम हमारा पहले मतलब इंटीग्रल स्टेट नहीं बना था। वी नो दैट कि सिक्किम 1975 में इंडिया का इंटीग्रल स्टेट बना, तो सिक्किम को मिलाया गया, इंटीग्रेट किया गया इंडिया में। देखेंगे मैकेनिज्म कैसे होता है। पुडुचेरी वाज मेड यूटी, है ना, बाय अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे गोवा की बात कर लें, दमन दीव की बात कर लें, तो ये सारी स्टोरी अपने अकॉर्डिंग है कि जैसे कि ये सब पहले कॉलोनी हुआ करती थी। पुडुचेरी के बारे में देख लेते हैं कि पौंडीचेरी है, प्रीवियसली इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं पौंडीचेरी से, है ना। तो पौंडीचेरी विच वाज अर्लियर फ्रेंच कॉलोनी, लेटर ऑन इट वाज मेड यूटी बाय 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962। समझ गए? तो यानी कि उसको बना लिया गया। तो ये तो एस्टेब्लिश में वो चीजें रिकॉग्नाइज करेंगे जो कि नहीं थे, बाद में आए। ठीक, तो ये है। अब देखिए आर्टिकल 2 के प्रोविजंस को कैसे किया जाएगा। दिस इज फर्दर इलोबोरेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 का सिग्निफिकेंस क्या है कि आर्टिकल 2 के ही प्रोविजंस को डिटेल्ड में इंक्लूड करके रखा हुआ है। समझ गए ना? आर्टिकल 2 में क्या, किसको एम्पावर कर दिया गया है? पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया गया अदर टू एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। बस इतना ही बोल दिया गया।
3 में फर्दर बोल दिया जाता है कि फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 इज देयर। कैसे? पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ स्टेट्स। समझ गए ना बात? इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ स्टेट्स यानी कि इंटरनल रीएडजस्टमेंट कितने तरीके से करेगा? आर्टिकल 3 के पर्पस से बोल रहे हैं। आर्टिकल 3 में रेफरेंस होता है कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रोवाइड्स पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द स्टेट्स। ध्यान रखिएगा ये वर्ड्स यहां पे दिया गया, इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द स्टेट्स। कितने तरीके से बोलता है? 5 मैकेनिज्म से। देयर आर 5 मैकेनिज्म ऑफ इंटरनल रीएडजस्टमेंट। क्लियर? कैसे? पार्लियामेंट हैज पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स, एक तरीका ये हो गया। पार्लियामेंट हैज पावर टू इंक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट, दूसरा तरीका। थर्ड है अपने पास पार्लियामेंट हैज पावर टू डिमिनिश एरिया ऑफ एनी स्टेट यानी डिक्रीज करने का पावर। चौथा है पार्लियामेंट हैज पावर टू अल्टर पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। एंड पांचवा है पार्लियामेंट हैज पावर टू चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट। समझ गए बात को? तो ये सारी कहानी है अपने पास कि पार्लियामेंट के पास जो आर्टिकल 2 के अंदर में पावर दिया गया है, आर्टिकल 3 कैसे वो इलोबरेट वर्जन है। एंड यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है क्या कि ठीक है इंटरनल रीएडजस्टमेंट के कितने मैकेनिज्म हो गए? 5 जो अभी बोला आपको। और ये कुछ कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉर द लेस डाउन सर्टेन कंडीशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 3, कुछ कंडीशन भी एसोसिएटेड है आर्टिकल 3 के साथ। अब देखेंगे, आपको ध्यान है मतलब ये चीज की फेडरलिज्म वाला भी एस्पेक्ट है ना, तो थोड़ा उस इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया गया है। ये बोला गया है कि सच बिल, मतलब ये बिल आएगा ना पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, सच बिल रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। समझ गए ना? पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले इस बिल को प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की पूर्व सहमति लेनी पड़ती है। समझ गए ना? क्योंकि आप प्रेसिडेंट की कैपेसिटी जो देखेंगे कि वो यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, रिपब्लिकन हेड। तो दैट्स वाई जो मान लीजिए यूनियन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, वो चीजें पता होनी चाहिए ना उसको कि कैसे क्या चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, मतलब लेजिस्लेटिव सेटअप क्या है अभी फिलहाल कंट्री का, एग्जीक्यूटिव सेटअप क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें। दैट्स वाई फेडरलिज्म के भी एस्पेक्ट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, कॉपअप करने के लिए ये प्रोविजंस दिए गए हैं अपने पास कि। और इसके अलावा हम लोग और भी इसको रिलेट कर सकते हैं क्या कि सर्टेन टाइप ऑफ बिल्स रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। कुछ टाइप के बिल का के साथ ये कंडीशन एसोसिएट हो जाता है कि उसको पूर्व सहमति लेनी पड़ती है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। समझ गए ना? तो ये कंडीशन, एक तो ये हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही कंडीशन देता है। दूसरा है कि क्या स्टेट मतलब उस स्टेट से कुछ कंसल्टेशन नहीं किया जाएगा जिसके साथ फर्क होने वाला, जिसकी पॉलिटिकल बाउंड्री में चेंजेस होने वाले हैं। तो बोला जाता है कि देखिए फेडरेशन तो है एंड इट इज इन दिस रिगार्ड कि उस स्टेट का व्यू, उस स्टेट के भी व्यूज को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है ना। स्टेट्स हैव राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। समझ गए? अब कंडीशन क्वेश्चन ये बन जाता है कि स्टेट ने जो व्यूज एक्सप्रेस किए अपने, क्या प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग हो जाता है उस व्यूज के अकॉर्डिंग करना? समझ गया ना? एकदम बिल्कुल बारीकी समझिएगा। तो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग नहीं हो जाता। प्रेसिडेंट आइदर मे एक्सेप्ट देयर व्यूज और मे रिजेक्ट देयर व्यूज। इवन मोर ओवर क्या है क्या कि प्रेसिडेंट के पास कोई टाइम, मतलब जो टाइम लिमिट है ना कि हाँ प्रेसिडेंट कब तक डिसीजन लेंगे इस रिगार्ड, वो भी नहीं है। समझ गया ना? यानी कि पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में आ जाती है इस केस में? स्टेट, मतलब प्रेसिडेंट के हाथ में, जबकि स्टेट का रेफरेंस होता है। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखिएगा कि while it is referred to the matter of states, state have their rights to express their views, है ना? states have right to express their views। बात जबकि यूटीज की आएगी तो उनको ये भी मौका नहीं दिया जाता। समझ गया ना? बाकी में तो क्या है अपने पास आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं ना क्या कि हमारे पास 3 यूटीज हैं जिनके पास एसएलए का प्रोविजन है, यही चीज है ना। बाकी में तो प्रेसिडेंट ही ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब ओवरऑल मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है प्रेसिडेंट है, और अपने बिहाफ पे चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू। समझ गया ना? स्टेट्स के साथ क्या कंडीशन हो जाती है और फिर क्या उसके फर्दर एस्पेक्ट बनते हैं कि प्रेसिडेंट क्या बाउंड है स्टेट के व्यूज के साथ या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस आपसे इसी टाइप में पूछा जाएगा।
समझ गया ना। तो थोड़ा अब जब चेंजिंग नेचर हो गया है किसी भी एग्जामिनेशन का, तो मतलब खास करके जो सिविल सर्विस का है, तो उसमें आपको थोड़ा अलर्ट मोड में जाने की जरूरत है। अब डिपेंड करता है टीचर की कॉम्पिटेंसी लेवल पे भी और स्टूडेंट के ग्रेस्पिंग पावर पे भी, कि मान लीजिए मेरे बतलाने के बाद आप क्या कैपेबल हैं कि हाँ चीजों को डिमार्केट कर पाए, कहाँ पे अलर्ट रहना है मुझे, समझ गया ना। क्वेश्चन जब करेंगे तो फिर मतलब सॉल्व करेंगे तो फिर इसी इसी मतलब जो कुछ फैक्ट्स हैं है ना, इसके बेसिस पे करिए। क्लियर है। अब आर्टिकल 3 का पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया ना। अब आर्टिकल 4 में बोला जाता है कि चलिए ठीक है, आपने यहाँ पे देखिए इंडिया है, स्टेट्स है, तब जब स्टेट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंगली उसको मेंशन नहीं किया जाएगा। मान लीजिए सपोज ORISS है, पहले उड़ीसा जो है इसी स्पेलिंग के साथ था एंड लेटर ऑन इट वाज चेंज टू द ODISH, तो अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। समझ गया। पौंडीचेरी को पुडुचेरी में कर दिया गया। मोर रिसेंटली इन द न्यूज क्या है, केरला इज टू बी changed as Kerala, the name of Kerala, the state of Kerala is to be changed as Kerala। यही है ना, जो मलयालम कल्चर को टच करता है, तो उसके हिसाब से तो कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी अमेंडेड अकॉर्डिंगली। तो ये बोला गया है कि आर्टिकल 4 में मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए इस दिस रिगार्ड, मतलब 2 और 3 के रिगार्ड प्रोविजंस बतलाए गए। समझिएगा अच्छे से। 4 में बोला जाता है कि फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 2 and 3 दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी अमेंडेड। 2 और 3 के प्रोविजंस को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़ेंगे, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। एंड दिस अमेंडमेंट शैल नॉट बी डीम्ड एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। समझ पा रहे हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट के क्या तरीके हैं, बताइए। आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट के कितने मेथड्स के बदले, आर्टिकल 368 का क्या सिग्निफिकेंस है। हाँ, मतलब इट प्रेस्क्राइब्स रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, है ना, विच क्लियरली इंश्योरेंस 2 मेथड ऑफ अमेंडमेंट, एक आपका स्पेशल मेजोरिटी के साथ एंड दूसरा क्या हो जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी विथ स्टेट्स कंसेंट। यही चीज है ना। इस पे भी हम लोगों का डिस्कशन हो चुका है टर्म्स के ही तौर पे, बाकी अब एप्लीकेबल होंगी चीजें तो देखा जाएगा। तो ये बोला जाता है कि आर्टिकल 4 में ये प्रोविजन है कि 2 और 3 के, आर्टिकल 2 और 3 के प्रोविजंस को इफेक्ट में लाने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होगा, बट वो अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा। और आपको यहीं पे एक फैक्ट क्या पता है कि इन टोटल कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय हाउ मेनी मेथड्स, 3 मेथड्स। समझिएगा अच्छे से। 3 मेथड से आप कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करते हैं। एक हो जाता है कि आपका 2 मेथड मेंशन अंडर आर्टिकल 368 एंड दूसरा मेथड और दूसरी कैटेगरी क्या हो जाएगी अपनी 1, मतलब बाय सिंपल मेजोरिटी। समझ गए ना। 1 मतलब एक तरीका है, मतलब टोटल हम 3 तरीके से अमेंडमेंट करते हैं। 2 तरीके जो कि आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन है और एक तरीका जो कि आपका सिंपल मेजोरिटी है। सब आपका टर्म्स के समय में ही सबको डिफाइन कर दिया गया था। बाद में हमारे पास स्पेसिफिक एक चैप्टर भी आएगा, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उस वक्त हम लोग देखेंगे ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं। हाँ। देखिए एक चीज बतलाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए प्रेसिडेंट का, आप प्रेसिडेंट के बारे में जब देखेंगे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार इसलिए रेफर करते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड के तौर पे, मतलब ताकि वैलिडिटी समझ में आएगी कि हाँ चलिए मतलब विद इन द नॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ताकि कोर्ट को भी आसानी होती है जजमेंट दे देने। तो प्रेसिडेंट एज ए लॉ मेकिंग अथॉरिटी, ये भी जानते हैं ना, प्रेसिडेंट के पास आपका लॉ मेकिंग अथॉरिटी भी है। कैसे समझते हैं, मोटे मोटे तौर पे प्रेसिडेंट का जब हम, जैसे इवन पार्लियामेंट का जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो आर्टिकल 79 से पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर हाउस। यही चीज है ना, जान रहे। तो प्रेसिडेंट बिकम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। एक तो ये चीज समझ में आ गया, मतलब अभी तक के हिसाब से
दूसरा है क्या कि आज मैं आपको बतला रहा हूं क्या कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है प्रेसिडेंट को एज ए लॉ मेकिंग अथॉरिटी भी, है ना। अब कैसे, मान लीजिए इस पॉइंट को और हाईलाइट करते हैं। आपको पता है क्या कि लॉ मेकिंग अथॉरिटी प्योरली किसका काम है, लॉ मेकिंग करना किसका काम है, पार्लियामेंट का काम है। यानी कि क्या है कि व्हेन मतलब पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, यहां पे ध्यान रखिएगा, चाहे दोनों हाउस हो या फिर एक हाउस भी है ना, इज नॉट इन सेशन, उस वक्त जो कंट्री की लॉ मेकिंग कंडीशन होगी तो उसी के तो द्वारा डिसाइड होगी। तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, रिपब्लिकन हेड ऑफ द नेशन, है ना, रिपब्लिकन हेड चाहे एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द नेशन, ऐसे करके तो वो पावर प्रेसिडेंट को ही दी गई। तो उसी पावर को प्रेसिडेंट का लॉ मेकिंग अथॉरिटी, लॉ मेकिंग पावर कब, जब वो कब एक्सरसाइज करते हैं, व्हेन देयर इज मतलब नॉट कमेंसमेंट ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट आइदर ऑफ वन हाउस और बोथ द हाउस, समझ गए। तो वो लॉ मेकिंग पावर किसके पास आ गया, प्रेसिडेंट के पास आ गया। तो इसको हम लोग बाद में हालांकि देखेंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, समझ गए। तो अब देखिए, जब ऐसे प्योरली काम था वो पार्लियामेंट का, बट अभी है नहीं पार्लियामेंट सिटिंग में, सेशन कमेंस नहीं है, दैट्स वाई प्रेसिडेंट ने किया। तो अब क्या है कि क्या वो लॉ मतलब परमानेंट लॉज की तरह हो गया। ऑर्डिनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पररी लॉज या परमानेंट लॉज। अब देखिए क्या है कि ऑर्डिनेंस आपका टेम्पररी लॉ मेकिंग अथॉरिटी है प्रेसिडेंट का। कैसे, मान लीजिए दिस, समझ गए ना कि कैसे कहां से ये ऑर्डिनेंस आ जाता है। तो अंडर आर्टिकल 1 2 3 में डिफाइंड है ना ये सारी चीजें। तो ऑर्डिनेंस के लिए क्या है, क्या कि इट मस्ट बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट। जब भी, अब मान लीजिए पार्लियामेंट आपकी सीटिंग में थी नहीं, सेशन कमेंस था नहीं, दैट्स वाई पार्लियामेंट जब भी सेशन में आएगा, हाउस जब भी सेशन कमेंस होगा हाउस की, तो जब से हाउस रीअसेंबल हुआ है ना, जब से, जिस डेट से, ऑन द डे ऑन विच हाउस इज रीअसेंबल्ड, मतलब सेशन कमेंस हो गया हाउस का, तो फ्रॉम दैट डे दिस ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 6 weeks। अदरवाइज when 6 months is seized, यानी कि after expiration, beyond expiration of 6 months, ordinance will automatically cease। अगर अप्रूव नहीं होता है तो क्या होगा, आपका ऑर्डिनेंस सीज कर जाएगा। क्या बोल रहे हैं, हाँ, हम्म 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 हाँ, देखिए क्या है कि मान लीजिए आपने देखा होगा वाइडली जो एकदम न्यूज में था फार्मर्स बिल, है ना, पार्लियामेंट सेशन में नहीं था तभी लाया गया, क्योंकि लॉ मेकिंग अथॉरिटी पैरालिसिस वाली सिचुएशन में पहुंच जाएगा ना। दैट्स वाई कंट्री का जो रिपब्लिकन हेड है उसके रिगार्डिंग उनको, मतलब इसके रिगार्डिंग उनको पावर दिया गया है, समझ गए। अब क्या है कि मान लीजिए, और नॉर्मली या ओरिजिनली ये पावर बिलोंग टू पार्लियामेंट, इस वजह से फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी तो पार्लियामेंट ही होगा ना। तो इस वजह से क्या देखेंगे कि अगर पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देता है तो फिर वो लॉ बन गया। बट जब ऑर्डिनेंस की बात होगी तो ऑर्डिनेंस, पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस पास नहीं करता। हाँ, ये चीज और भी फैक्ट्स एसोसिएटेड है कि क्या प्रेसिडेंट, मान लीजिए वो ऑर्डिनेंस, वेदर एन ऑर्डिनेंस कैन बी रीप्रोमुलगेटेड, प्रोमुलगेशन मतलब कि ऑर्डिनेंस का जो प्रोक्लेमेशन होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसी के लिए हमारे, उसी टर्म के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज वर्ड है प्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। तो वेदर एन ऑर्डिनेंस कैन बी रीप्रोमुलगेटेड, या जुडिशरी इस डायरेक्शन में क्या बोलता है, जुडिशरी रिकॉग्नाइज करता है रीप्रोमुलगेशन जो है, रीप्रोमुलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज कॉन्स्टिट्यूशनल, हैज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। समझ पा रहे हैं। तो ये चीज है समझने का, मतलब एक केस आया था अपने पास, वादवा केस, इसमें हाईलाइट किया गया और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी रिकॉग्नाइज किया गया और ये बोला गया कि दैट शुड बी मेड या दैट शुड बी रीफॉर्मुलेटेड इन द कंट्रीज इंटरेस्ट, नॉट कि हाँ किसी मतलब पॉलिटिकल एंड्स के तौर पे इसको यूज नहीं करना चाहिए। समझ गए ना। तो ये डायरेक्शन के साथ ये बोला गया और रिफॉर्मुलेशन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसकी। लेकिन क्या है, कंडीशन इज दैट कि अगर उसको लॉ बनना है, परमानेंट लॉ बनना है, तो इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे आपका स्टेट लेजिस्लेचर। तो गवर्नर का भी मतलब सेम चीज है, आर्टिकल मतलब
प्रेसिडेंट अपने इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं आर्टिकल 1, 2, 3 के थ्रू, और गवर्नर अपने इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं आर्टिकल 2, 1, 3 के थ्रू। समझ गया ना? तो डिफरेंस यही है बेसिक से। तो गवर्नर के पास भी रिप्रोमulgation का है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी है उसकी। अभी वेस्ट बंगाल के केस में आया था ये न्यूज में, है ना? यहां तक क्लियर है? तो आर्टिकल 4 का ही मसला अपना क्लियर है कि आर्टिकल 4 क्या बोलना चाहता है। तो आर्टिकल 4 में भी आप बेरोबरी जो यूनियन केस है वहां से भी रेफर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बेरोबरी यूनियन केस में मैटर वाज इन्वॉल्विंग विद द अदर नेशन, है ना? जबकि आर्टिकल 2 और 3 का क्या है एस्पेक्ट, इंडिया इंटरनल मैटर पे, तभी तो हम लोग इंटरनल रीएडजस्टमेंट बोल रहे हैं। आर्टिकल 2 और 3 का मामला जो है वो इंटरनल मैटर्स के लिए है, विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए है। जबकि आर्टिकल 1 वाला या फिर ये जो बेरोबरी यूनियन वाला मामला था वो दैट दिस मैटर वाज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी विद एनी अदर नेशन। यही चीज है ना, पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व था मैटर। दैट्स व्हाई कोर्ट यहाँ पे डायरेक्शन देता है कि फॉर दिस पर्पस या फॉर दिस पर्पस नेहरू एग्रीमेंट आर्टिकल 1 इज टू बी अमेंडेड, और अकॉर्डिंगली 9th अमेंडमेंट कर दिया गया। आज के डेट में फाइनली ये चीज है कि अगर मामला, अगर मैटर दैट मैटर इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी, तो हम एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू कर सकते हैं उसको। बट इफ इट रिक्वायर्स सेशन ऑफ आवर टेरिटरी, हमें अपनी टेरिटरी को छोड़ के दूसरे देश को देना पड़ेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी अमेंडेड for the purpose of article 1 and this amendment is to be made by a special majority। तब भी यही बात बोला गया, आज भी यही चीज है। समझ गए ना? तो फाइनल अपने पास यही कंक्लूजन निकल के है कि क्या मतलब देखा जाएगा एक्सचेंज का मामला है या फिर सेशन का मामला है। सेशन का मतलब कि हम अपनी टेरिटरी छोड़ रहे हैं, दूसरे देश को दे रहे हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? अब आ जाते हैं हम लोग कि ये तो इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, मतलब जो चीजें हैं फाइनली हम लोग कर लिए उसको। जैसे इसमें हम लोग देखेंगे फैक्चुअल तौर पे क्या कि इंडिया का स्टेटहुड का डेवलपमेंट, जिसमें कि आपको अगर ध्यान होगा तो धर कमीशन वगैरह के बारे में पढ़े थे। धर कमीशन, धर पढ़ मतलब क्लास आए थे उस दिन? अच्छा हाँ ठीक है, कि जैसे